हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस न्यू सीरीज में जिसमें हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो है एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। ये शुरू जो हम कर रहे हैं वो एक फ्री सीरीज रहेगी जिसमें हम पूरी हिस्ट्री को, ये हिस्ट्री की सीरीज रहेगी जिसमें पूरी हिस्ट्री को 6 से 12 तक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि और इसमें हम जो है, क्योंकि यूपीएससी में जो है हर साल 10 से 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आते हैं और हम इस साल के पेपर में देखेंगे 2023 का कि कैसा पेपर आया था, कितने एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कितने डायरेक्ट थे और भी सोर्स क्या पढ़ने हैं वो भी हम देखेंगे, है ना। अदर सोर्स क्या रहेगा, अदर सोर्स क्या रहेगा, तो हम सारे सोर्सों की बात एक एक करके करेंगे। हम देखते हैं कि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी हम जो लेंगे उसमें हम एनसीईआरटी से लेकर कुछ एनसीईआरटी जो रहेगी आपकी उसके अतिरिक्त भी साथ साथ कुछ इसी में ऐड करते चलेंगे। तो आप सभी लोग जो है पेन और पेपर लेके बैठेंगे, है ना। तो जो कुछ एक्स्ट्रा लिखा जाएगा तो वो आप इससे नोट डाउन करते चलिएगा और साथ साथ नोट्स भी बनते चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है और इसका नाम है हमारे अतीत करके टाइटल है किताब का, है ना। तो याद रखिएगा। देखते हैं कि ये कैसे इसको पूरा कवर करेंगे। पार्ट बाय पार्ट लेंगे इसको, लेसन बाय लेसन। ये लेसन फर्स्ट है ना, लेसन फर्स्ट है, ये लेसन फर्स्ट लिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखते हैं क्या कहता है, थोड़ा इसको इरेज कर लिया जाता है, देखते हैं क्या है। क्योंकि हम धीरे धीरे करके यहाँ सारी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, भूगोल की भी एनसीईआरटी ले लेंगे, है ना, राजनीति की भी एनसीईआरटी ले लेंगे। तो धीरे धीरे करके हम यहाँ सब कुछ कवर करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के तो कुछ बेसिक होता ही नहीं है ना पूरा। तो एनसीईआरटी जो है हम शुरू से कवर एक लाइन से कवर करते चलेंगे जिसमें कोई भी दिक्कत हमें ना आ पाए। बेसिक टर्म हम क्योंकि यूपीएससी जो है वर्ड पूछने लगा है, टर्म रिलेटेड टर्म पूछने लगा है ना, जैसे स्मृति और श्रुति क्या है, इनमें भी अंतर पूछा हुआ है, जमींदारी प्रथा, है ना। इन सब के बारे में उसने पूछा हुआ है यूपीएससी ने पहले से, तो हम यही चीज़ को यहाँ ध्यान रख के पढ़ेंगे। इसमें जो टर्म होंगे रिलेटेड टर्म वो हम क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे ध्यान से और उनको नोट डाउन करते चलेंगे, है ना। तो देखते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक टर्म और ये जो है हर चीज़ हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, तो यहाँ लेसन 1 है प्रारंभिक कथन, मतलब क्या, कहाँ और कैसे। तो वो कहते हैं देखो क्या हुआ कि एक जो लड़की है इसमें, मतलब सीधी बात करते चलेंगे अपन एक दूसरे से, कि रसीदा बेटी अखबार पढ़ रही थी तो अचानक उसकी नजर एक सुर्खी पड़ी कि 100 साल पहले। वो तुरंत सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कितने वर्ष पहले वो क्यों क्या हुआ। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तो अपन क्या कर सकते हैं आज के जैसे जैसे यूट्यूब हो गए, टीवी चैनल्स हो गए, टीवी हो गई, तो इनके बारे में सुन सकते हैं, देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम ऐसे किसी व्यक्ति से बात करते हो जिससे उस समय की ध्यान हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था इसके बारे में जानकारी हमें कैसे पता लगेगी। तो वही हमें यहाँ पता करना है कि अतीत के बारे में हमें जानकारी कैसे लगेगी, अतीत के बारे में, अतीत के बारे में जानकारी हमें कैसे लगेगी, है ना। तो देखते हैं आगे। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, आर्किटेक्टों, कृषि पशुपालकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी
जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानी सुना करते थे, कौन सा नाटक देखा करते थे, कौन से गीत गाया करते थे। तो जो अगला टर्म है वो कहते हैं लोग कहाँ रहते थे। तो कई लाख वर्ष पहले जो है इस नदी के तट पर, मतलब देखो यहाँ मानचित्र आगे होगा, उसमें पृष्ठ के ऊपर नर्मदा नदी था। तो नर्मदा नदी के बारे में कह रही है कि कई लाख वर्ष पहले जो है इस नदी के तट पर रह रहे थे। रहने वाले यहाँ आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, है ना, और आसपास के जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल आदि को संग्रह किया करते थे। वे जानवरों और आकटक का शिकार कर सकते थे। देखो यहाँ देख लेते हैं, ये मैप है हमारा। तो देखो ये रही नर्मदा नदी हमारी, है ना, यहाँ पे नर्मदा नदी है ना। ये आगे चल के ये चली आई बिंद पहाड़ी को सुती, ये है ना। ये जो है नर्मदा नदी चली जा रही है, ये ताप्ती नदी है। तो वो नर्मदा नदी की बता रहे हैं कि यहाँ जो है शुरू में प्रारंभ में लोग रहा करते थे। तो याद रखेंगे, हम बहुत ज़्यादा वो करेंगे तो ये सिंधु नदी रहेगी, वही सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी रहेगी। इसमें देखो ये झेलम है, रावी है, चिनाब है, सतलज है, और हम गंगा नदी के बारे में भी, गंगा नदी के ऊपर भी बहुत सारी जो है पुराने पुरास्थल रहेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। पुरास्थल क्या कहलाते हैं, इनके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, ध्यान से, है ना। तो ये थोड़ा सा मानचित्र जो है आप ध्यान से देखें। यहाँ हम देखिए ऊपर, तो वो कह रहे थे कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, है ना। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, यहाँ है गारो की पहाड़ियाँ रही, तथा मध्य भारत में बिंद पहाड़ियाँ, तो मध्य भारत में बिंद पहाड़ियाँ ये रही, है ना। तो कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले का चावल उपजाया गया, वो स्थान क्या था, बिंद का स्थान था, जो कि उत्तर में। तो विंध्याचल पर्वतीय है यहाँ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया, है ना। ठीक है ना, ठीक है। तो हम बात करें, अगर हम मानचित्र पर सिंधु नदी का पता लगाने का, तो अपन ने देखेंगे सिंधु नदी, वो कहते हैं सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी मिल जाती है। मतलब सहायक नदियाँ क्या कहते हैं, भूगोल में भी ध्यान से पढ़ेंगे। जब बहुत सारी नदियाँ आ रही हैं और किसी एक स्थान पे एक मिलके और ये क्या बना दे, एक नई नदी बना दे, तो इसके साथ मिलने वाली ये नदियाँ कहलाती हैं सहायक नदियाँ। क्या कहलाती हैं, सहायक नदियाँ कहलाती हैं। ये होती है मेन नदी, है ना, मुख्य नदी कहलाती है, या ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। ठीक है, ध्यान देना। तो एक बड़ी नदी मिल जाती है, सहायक मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं पहाड़ियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियां जो है, गंगा भी इसकी सहायक नदी है। बस समुद्री तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग जो है 2500 वर्ष हुआ, ईसा पूर्व हुआ। अभी हम बात करेंगे ईसा पूर्व ये चीजें क्या कहलाती हैं। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया व देश के अन्य सभी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। हम सभी के बारे में बाद में एक करके बात करेंगे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, क्योंकि पैदल और घुड़सवार, ऊंट मतलब आदि जो है यात्राएं किया करते थे। कभी कभार लोग काम की तलाश में भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे पर विजय हासिल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करती थी, है ना। धार्मिक गुरु लोग शिक्षा देने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कस्बे एक दूसरे मतलब एक कस्बे से दूसरे कस्बे भी जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक तथ्यों को खोजने की चाह में भी उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। इन्हीं यात्राओं से लोगों को जो है एक दूसरे के विचारों को जानने का क्या प्राप्त हुआ है, अवसर प्राप्त हुआ है ना। अवसर प्राप्त हुआ, ये जो है थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो एक बार फिर से वो कहते हैं मानचित्र देखो। तो हमने देखा पर्वत, पहाड़ियाँ जो है,
महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यदि हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने ऐसा चाहा वो कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके, और बाहर से कुछ लोग यह भी यहाँ आए और क्या हो गए, वो बस गए। इस आवागमन ने जो है हमारी पारंपरिक संस्कृति को समृद्ध किया। तो क्या किया, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग गए, तो यहाँ से दूसरी जगह पहुंचे तो वहां भी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। वो इसी से क्या हुआ, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का क्या हुआ है, यहाँ पे समृद्ध हुआ है, समृद्ध हुई हमारी परंपरा। कई सौ वर्ष लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में खोजते रहे और उन विचारों को अपनाते रहे, है ना। तो हमें ये जानकारी है कि क्योंकि जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो धीरे धीरे करके एकदम, मतलब धीरे धीरे हुआ है, एकदम से कोई चीज़ नहीं हुआ है। धीरे धीरे लोगों ने शुरू में, अभी लग सकता है आपको कि ये क्या पत्थरों के बारे में तराश रहा है और क्या कर रहा है, लेकिन शुरू में उनके लिए यही बहुत था। लोगों को जंगली जानवरों से बचना है ना। जंगली जानवरों से बचने के लिए पत्थरों को तराशा, नुकीले बनाए उन्हें, ठीक है। नुकीले बना के जो है, नुकीले बना के उनसे जानवरों से उनसे बचे, जंगली जानवर जो उन्हें मार सकते थे, और उन्हें उनकी हथियार भी बनाने चालू किए। तो उससे क्या है जो है, अपने हथियार से जानवरों का शिकार किया, है ना। इसी शिकारी के आधार पर भी हम उन्हें आर्किटेक्ट संग्रह कहते हैं, पढ़ेंगे हम आगे। देश के नाम कैसे रखे, देश के नाम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम अपने देश के लिए प्राय इंडिया और भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों नाम ही हमारे भारतीय संविधान में है, इसलिए इंडिया या भारत दोनों नाम एक ही है, प्रयोग करते हैं। जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्योंकि क्या होता था ना, जब शुरू शुरू में जब ईरानी जो है यहाँ भारत आए, ईरानी या यूनानी लोग जो है भारत आए, तो यहाँ से मतलब जो हम अपना एक छोटा सा मैप कर लेते हैं ना, भारत का मैप कर लेते हैं। ये जो है हमारा भारत का, इतनी अच्छी तो नहीं है ड्राइंग, बस जो है ये देखो। तो यहाँ सिंधु नदी बह रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ सिंधु नदी बह रही है, और थोड़ा बाहर जाना चाहिए था। तो वो कहते थे इस तरफ के लोगों को, उनसे जो ईरानी हुआ करते थे, तो ईरानियों से जो है हिंदू कहते नहीं बनता था, है सिंधु कहते नहीं बनता था, सॉरी, है ना। तो वो सिंधु नदी के उस तरफ, तो वो उन्हें सिंधु नदी के इस तरफ वाले लोगों को क्या कहते थे, सिंधु कहते, सिंधु सिंधु कहा जाता है संस्कृत में। तो वहां से ये शब्द निकला हुआ है इंडस। क्या निकला हुआ है, इंडस। इंडस नदी के उस तरफ रहने वाले लोगों को उन्होंने क्या कहा, सिंधु कहा, ठीक है। सिंधु नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे जैसे इन्होंने ने सिंधु को, क्या है कि उनसे सिंधु शब्द सात शब्द कहते नहीं बनता था, तो सिंधु ना कहते वो क्या कहते थे, इसको हिंदू, हिंदू जैसे वर्ड का प्रयोग करते थे, हिंदू, हिंदूस लिखा हुआ है वहां पे, हिंदूस। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को कहते थे, ठीक है। भरत नाम का प्रयोग भी जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए, एक समूह के लिए किया गया। यहाँ पे अभी आगे जगह पढ़ेंगे हम, भरत वंश हुआ करता था, जिस भरत वंश के कारण भी अपने भारत को जो है, हम बताएंगे इनकी पूरी पृष्ठभूमि बताएंगे आगे चल के, बट अभी ऐसा आप समझें कि भरत जो है वंश के जो लोग यहाँ राज करते थे सिंधु नदी के इस तरफ, उनके कारण भी इस भारत का नाम जो है भारत नाम पड़ा। इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में ही मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा। हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो देखो अतीत के बारे में जानने के लिए हमारे पास काफी स्रोत होते हैं। जैसे एक तो होते पुरातात्विक स्रोत, है ना, पुरातात्विक स्रोत, एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, और एक होते हैं धार्मिक स्रोत या साहित्यिक स्रोत, है समझ, है ना। तो साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत और इनमें क्या है, पुरातात्विक स्रोत में क्या अंतर है। तो पुरातात्विक स्रोत मतलब जो हमें
मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता, उनको जो जब वो साइटों के अध्ययन करते तो उसमें उन्हें जो अवशेष मिलते उसके आधार पर, तो अवशेष मिलते उसके आधार पर उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और साहित्यिक स्रोत ऐसे हैं कि जो कि लिखे हुए हैं किसमें, कोई जैसे कालिदास की रचना हो, तो कालिदास की रचना से भी हमें जो है वहाँ उस समय की जानकारी प्राप्त हो सकती है ना। आगे जैसे एक मालवाकनी मित्रम करके है, ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम है ना, एक करके रचना है उनकी, तो उसमें भी हमें जो है उस समय के लोगों की जानकारी मिल सकती है। तो ये जो है वो साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे हम और भी चीज़ें बात कर सकते हैं, हम रामायण को भी इसमें रख सकते हैं। हमें जो है कि रामायण जो है उस समय की जो है हमें जानकारी प्राप्त करा देता है, तो हम उसको भी जो है इस श्रेणी में रख सकते हैं। पुरातत्व स्रोत में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, जैसे पांडुलिपियाँ हो गई, है ना, पांडुलिपियाँ भी हो गई, पांडुलिपियाँ भी हो गई है ना, पांडुलिपियाँ हो गई, और भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे अभिलेख हो गए। अभिलेख भी जो है क्या कहलाते हैं, अभिलेख भी पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। तो ये पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत भी हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त हो, जैसे एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, तो ये क्या मिल जाएगा तुम्हारी साहित्यिक स्रोत में आ जाएगा। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है, ठीक है, पांडुलिपि आ जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। यह शब्द जो है लैटिन भाषा के मेन्यू से आया है, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। ये पांडुलिपियां प्रायः जो है ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्र पर होने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। जैसे एक मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे दी गई। मैन्युस्क्रिप्ट कैसे कि उन्होंने क्या किया कि छाल के पत्ते लिए और उनको पहले सुखाया बढ़िया, और ऐसे पत्ते के पत्ते इकट्ठे करते गए, इकट्ठे पत्ते के पत्ते इकट्ठे करते गए, है ना। और क्या किया बाद में सब में एक छेद किया ऐसे, और उनको क्या किया एक ऐसे डोरी से बांध दिया, तो ये क्या हुई रखी रहती थी। तो ये देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये छेद ऐसे छेद करके इकट्ठे पत्ते के मतलब भोजपत्र भी बना के डाल दिया करते थे आगे, ठीक है। इतने वर्षों में पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गई, फिर भी पांडुलिपियां काफी उपलब्ध बच गई हैं। ये पांडुलिपियां मंदिरों विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में जो है धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि सभी के बारे में विस्तृत चर्चा मिलती है। महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि कई अन्य प्राकृत और तमिल। तो प्राकृत क्या है, अपने आप में एक भाषा है, ठीक है, याद रखना। जैसे संस्कृत है तो प्राकृत क्या है, अपने आप में एक भाषा। तमिल भी भाषा है ना, तो याद रखेंगे हम इसको। आगे हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं, जैसे अभिलेख भी आ जाएंगे। अभिलेख कहाँ मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत है, तो वो भी हम उन्हें साहित्यिक स्रोत में रख सकते हैं, क्योंकि उन पर लिखा जाता है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। मतलब अभिलेख कहाँ कहाँ हो सकते हैं, एक तो पत्थर पर लिखे हो सकते हैं, या किसी लोहे जैसी कठोर वस्तु पर, धातु या धातु की कोई कठोर वस्तु पर, तो धातु के ऊपर है ना। तो बढ़िया, ये देखो आगे चल के देखेंगे नीचे मिलते हैं। कभी कभी शासक क्या करते थे, ये अभिलेख क्यों लिखवाए देते थे, अभिलेख क्या करते थे, या अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरह उत्कीर्ण करते थे, या वो इनमें कभी कभी कोई विशेष उपलक्ष्य में भी इनको लिखवाया करते थे। जैसे युद्ध जीते, है ना, युद्ध जीते तो उन्होंने इसकी याद के लिए उसको लिखवा दिया। या कोई अकाल पड़ा, जैसे कोई अकाल पड़ा तो उस अकाल की भी जानकारी दे दी, और साथ साथ बता दी कि अकाल में क्या क्या करना चाहिए। हमें अशोक का अभिलेख पढ़ेंगे, इसमें जो है अकाल में लोगों को सहायता के लिए उसमें से उनके राज्य भंडार में से, राज्य के अनाज भंडार में से लोगों को भोजन देने की, मतलब अनाज देने की बात कही है। तो ये क्या है, हमें जानकारी देते हैं अभिलेख आगे, ताकि लोग इन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख मिलते हैं, जिनमें जो है राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं।
उदाहरण के लिए प्लाया शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को लेकर जो कवि रखते थे, हम बता चुके हैं। जैसे इसकी बात की गई, ये एक प्रकार का अभिलेख है। देखो ये 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है, वर्तमान अफगानिस्तान कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नाम के शासक के आदेश पर उत्तीर्ण कराया गया था। इस शासक की विजय के विषय में अपन अध्याय 7 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों व संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामिक दो विभिन्न लिपियों की भाषाओं में है। चलो हम यहाँ पे एक चीज और कंफर्म कर देते हैं, लिपि और भाषा क्या कहलाती है, तो इनमें आप कंफ्यूज ना होंगे, है ना। जैसे लिपि के बारे में बात कर ले, जैसे हमने कोई एक बात करी, हमने लिखा इसके कोई भी एक नाम ले लेते हैं, हमने इसे लिखा इतिहास, ठीक है, इतिहास, हमने एक नाम लिखा इतिहास। इसमें अपन ने जो अक्षर यूज करे, अक्षर है ना, तो अब हम जो अक्षर यूज कर रहे हैं वो देवनागरी अक्षर है। कैसे अक्षर है? देवनागरी अक्षर है, ठीक है। और बोल क्या रहे? हिंदी। जैसे अगर हम जो चीज बोल रहे हैं वो क्या है? हिंदी। तो ये जो बोलेंगे इतिहास वो हिंदी में है और अक्षर यूज हो रहे देवनागरी। जैसे हम एक चीज और कंफर्म करते हैं, जैसे हमने इंग्लिश में लिखा इतिहास, है ना, इतिहास, कैसे काम कर रहा, इतिहास, ठीक है। तो ये इतिहास लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ भाषा कौन सी है? भाषा है यहाँ हिंदी, ठीक है। जो अक्षर यूज करेगा वो कौन सा अक्षर यूज करेगा? रोमन। कौन से अक्षर उपयोग करेगा? रोमन। तो रोमन यहाँ लिपि है। रोमन क्या है? लिपि है। और जो हम बोल के पढ़ रहे हैं इसको वो हिंदी है। तो ये भाषा और लिपि का फर्क है, मतलब लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज वर्सेस स्क्रिप्ट, याद रखना पड़ेगा आपको कि स्क्रिप्ट क्या कहलाती है और लैंग्वेज क्या कहलाती है। फिर से समझ लें, इसे कोई भी वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे ये लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई, तो ये जो बोल रहे पढ़ेंगे हम वो हिंदी है। क्या है? हिंदी है। लेकिन जो अक्षर प्रयोग किए गए हैं वो कौन से अक्षर है? देवनागरी अक्षर, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो ये भाषा और लिपि में अंतर समझना बहुत जरूरी है ना। आगे देखते हैं, ठीक है। ये देखो क्या देखो, यहाँ पे एक पॉट लिखा हुआ, ये पॉट है, ठीक है ना, और ये सील है। तो ये भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं किसी समय की। जैसे क्या कह रहा है कि बाएं में क्या है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 ईसा पूर्व होता था, मतलब हम आज से 4700 वर्ष पूर्व होता था। मतलब हम यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जा सकते हैं, हम बताएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। और दूसरी तरफ क्या है, एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग जो है प्राय 2500 वर्ष पूर्व होता था। इस 2500 वर्ष पूर्व था। आज ही से हम याद करेंगे हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के से कैसा है, तो ये आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो देखो यहाँ क्या था कि हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे कि ये क्या है। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद कौन कहलाता है? जो अतीत की बारे में, अतीत में जो चीज प्रयोग हो रही, समाज में क्या चल रहा है अतीत में, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, वो कहते हैं हम पुरातत्वविद। पुरातत्वविद जो है पत्थर, ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों आदि के जो है मूर्तियां का अध्ययन करते हैं, और भी औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं जो है पत्थर की पकी हुई ईंटें, मिट्टी, धातु की बनी हो सकती है। कुछ ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले नहीं होते। पुरातत्वविद जो है जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, अथवा लकड़ी के टुकड़े क्या जल जाते थे, वे जले हुए रूप में बचे रहते थे, क्या होता था, इनके बारे में उन्हें बहुत ढूंढने में उन्हें बहुत जानने की उत्सुकता रहती थी। क्या पुरातत्वविदों को बहुत जब कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, तो हाँ हम पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कपड़ों के जो है अवशेष मिले हैं, है ना। इससे पता चलता है वहाँ पे कि वहाँ सिलाई बुनाई का काम होता था, है ना।
बुनाई का काम होता था, या ऊन के प्रयोग के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। तो हम देखेंगे आगे चल के। पांडुलिपियों, अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, मतलब जो अतीत का अध्ययन करेंगे उन्हें इतिहासकार कहेंगे। स्रोत की प्राप्त होती है, अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। क्योंकि इन स्रोतों के साथ हम धीरे धीरे अतीत पुनर्निर्माण करते जाते हैं, अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने में करते हैं। तो अतीत वो कहते हैं एक है या अनेक देखते हैं। वो कहते हैं कि अपनी किताब का जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसका जो शीर्षक है वो क्या है, हमारे थे। तो कहते हैं अतीत शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा तथ्य की ओर, मतलब इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। जैसे अभी भी काफी जगह है ना, जहाँ पे जो जैसे अफ्रीका में कई जगह है जहाँ पे जो है आज भी वो खाना जो है आखिर तक संग्रह की तरह, मतलब शिकार करके अपना जीवन यापन करते, या जो स्लैश बर्न टेक्निक होती, मतलब पेड़ों को काट कर जलाना है ना, काट के और साफ सफाई करके उस मतलब झूम खेती बोलते इसे अपन, है ना। तो झूम खेती का प्रयोग आज भी करके अपने जीवन यापन करते, तो उनके लिए अतीत आज भी हो सकता। तो ये क्या है कि सभी के लिए अलग अलग अतीत के अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे आज भी हम देखते हैं उस समय के देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना मछली पकड़कर शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जो विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे, जैसे आज विद्यमान है वैसे अतीत में ही विद्यमान थे। इसके अतीत एक अन्य तरह का ही भेद है। शासक अपनी वजह का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि इनके बारे में बहुत कुछ जानना अभी हमें शेष है। चलो अब हम तिथि के बारे में बात कर रहे हैं, कैलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो हम यहाँ मतलब इस पूरे में जो है तो कैलेंडर कैसे यूज करेंगे। तो कैलेंडर के लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि ये 0 है, तो हम 0 से इस साइड चलेंगे। जैसे हम चलेंगे 1 ईसा पूर्व ना, 1 ईसा पूर्व, इसका मतलब क्या है, और यहाँ इससे आगे चलेंगे तो 1 ईस्वी। तो ये जो है जो ये 0 या 1 ईसा है, हम 1 ईसा मान के चल रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो है जीसस क्राइस्ट का क्या है, जन्म, जीसस क्राइस्ट का जन्म है। तो उनके जन्म से पहले जितने भी डेट पढ़ेंगे हम वो कहलाएंगे, या तो हम पढ़ेंगे बिफोर कॉमन एरा इंग्लिश में, ईसा पूर्व हिंदी में एक ही रहेगा ईसा पूर्व, इंग्लिश में बिफोर कॉमन एरा या कॉमन एरा, है ना, कॉमन एरा। और बिफोर कॉमन एरा ना बीसीई पढ़ेंगे अपन इसको, बीसीई। और यहाँ हम पढ़ेंगे एन्यू डोमिनी, एडी लगाएंगे यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ देखो हम पढ़ेंगे। अगर कोई तुमसे तिथि पूछे तो शायद तुम उस तारीख के माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, ईसा मसीह के जन्म की पूर्व तिथियां, सभी तिथियां जो है ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियां उपयोग करेंगे, ठीक है। तो जो है 0 से जो हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये ईसा मसीह का जन्मदिन है, तो हम उसको 0 पॉइंट कर लेते या 1 एडी कर लेते। तो इसके आगे जितने भी होंगे वो हम एडी के रूप में पढ़ेंगे, है ना, एडी के रूप में पढ़ेंगे।
एडी के रूप में पढ़ेंगे। और इस तरफ जो हम जाएगा वो हम बिफोर कॉमन एरा या कॉमन एरा सीई या है ना सी के रूप में ही पढ़ेंगे इसको। आगे देखिए और भी उन्होंने बात की, जैसे अंग्रेजी में बीसी मतलब हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लिखा पड़ता है, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्मदिन के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई, बीसी की जगह बीसी, तो सॉरी यहाँ पे शायद मैं गलत बोल गया, बीसी बिफोर कॉमन एरा बिफोर क्राइस्ट है ना, और या बिफोर कॉमन एरा बीसीई का प्रयोग होता है या सीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा ये बता दिया हमने तुम्हें, और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के शुरू के लगभग 200 वर्षों से पूर्व मतलब 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट होता है, मतलब वर्तमान से पहले। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, ये मतलब ये लेसन यहाँ पे डन हुआ। तो यहाँ देखो कुछ शब्द आए, ये शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ना। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। तो कैसे अर्थ निकालेंगे वो तो अभी हम देखेंगे। कि यहाँ ध्यान रखना लिपि और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लिपि और लैंग्वेज क्या है, और ये जो है तिथियाँ कैसे चलेंगी वो तिथियाँ का भी ध्यान रखना। इस तरफ मतलब हम 1 ईस्वी से आगे चलेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे ईस्वी आगे चलते जाएंगे तो वो आ जाएगा एडी, या जो है ना एडी आ जाएगा, या तो फिर आपका ये क्या होगा बार बार है ना। तो या जैसे यहाँ देख लें चीज रहेगा, तो इस तरफ जाएंगे तो अपन एडी यूज कर लेंगे, और इस तरफ जाएंगे तो बीसी ई यूज कर लेंगे, या इसको बीसी भी यूज करते हैं बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। और एडी एनो डोमिनी ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद। एनो डोमिनी मतलब एनो डोमिनी भी देखा अपन ने 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक एनो और डोमिनी जिस लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, या ईसा मसीह के जन्म से बाद है ना, और इसके जन्म से पहले की बात है। तो इनको याद रखना है। कैलेंडर को कैसे यूज करना है ये हो गया, और डेटों को कैसे यूज करना है ये हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आगे की बात जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।